नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज नोसोर्स की एक और मेडिसिन डिप्थेरिना। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्थेरिना ये क्या उपयोग में आती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, हम सब देखेंगे। होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन पोटेंटाइज डिप्थेरिटिक वायरस नोसोर्स एंड एम्बीथर्मल रिलेशन है। इसको होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन भी करते हैं, जो कि डिप्थेरिटिक वायरस को पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। फैमिली नोसोर्स है और थर्मल रिलेशन एम्बीथर्मल है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें हम डिप्थेरिनम के, तो लिखा हुआ है स्पेशली अडेप्टेड टू द स्ट्रूमस डायथिसिस स्क्रोफुलस सोरिक और ट्यूबरकुलर पर्सन प्रोन टू कैटरल अफेक्शन ऑफ थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो दोस्तों डिप्थेरिनम का उपयोग कहाँ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे बार बार गले का इन्फेक्शन हो रहा है या रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड है, चाहे वो सोरिक अफेक्शन हो या ट्यूबरकुलर पर्सन हो, जिसमें पेशेंट दुबला पतला है और गला बार बार खराब होता, चाहे फेरिंजाइटिस हो, लेरिंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो। अगर बार बार हो रहा है तो हम मेडोराइनम, जैसा कि हमने सुराय नोसोर्स में पढ़ा है कि हम इसको इंटरकरेंट की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं पे भी जहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकिक्टिस हो, सीओपीडी हो, एम्फाइसीमा हो या और कोई दूसरी बीमारी हो रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो हम वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट कैसा है, सोरिक और ट्यूबरकुलर है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला सिम्टम्स है, पेशेंट कैसा है, weak or exhausted vitally, hence are extremely susceptible to the diphtheritic virus when the attack from the onset tends to malignancy। अभी जो टेन टू मेलिग्नेंसी, हम इसके बारे में बात करेंगे। पेशेंट कैसा है, बहुत ज्यादा कमजोर है, ससेप्टिबिलिटी बहुत कमजोर है, तो किसी भी डिप्थेरिटिक वायरस नहीं, कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन के लिए पेशेंट प्रोन होता है। अब यहाँ पे लिखा व्हेन अटैक फ्रॉम द ऑनसेट टेंड्स टू मैलिग्नेंसी। अब ये मैलिग्नेंसी वो वाली मैलिग्नेंसी नहीं है जो हम समझते हैं। ये जो मैलिग्नेंसी, जो टाइप होता है डिप्थीरिया का, देखिए डिप्थीरिया के तीन टाइप किए गए हैं, मैलिग्नेंट डिप्थीरिया, सेप्टिक डिप्थीरिया एंड हेमोरेजिक डिप्थीरिया। तो अगर आप इसको, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जाके डिप्थीरिया के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो सिम्टम्स क्या है थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी दोनों के। पेनलेस डिप्थीरिया, सिम्टम्स ऑलमोस्ट और इंटायरली ऑब्जेक्टिव, पेशेंट too weak, apathetic or too prostrated to complain, sober or stupor, but easily aroused when spoken to, जो कि बैप्टिशियन सिंड्रोम है। बट यहाँ पे जो डिप्थीरिया की, जो मैलिग्नेंट डिप्थीरिया वाली कंडीशन है, यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ और पेशेंट एपथेटिक एंड प्रोस्ट्रेटेड रहता है। डार्क रेड स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स एंड पेलेटाइन आर्क, पेरोडिट एंड सर्वाइकल ग्रेन्स ग्रेटली स्वेलन। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, टॉन्सिलाइटिस के साथ या फेरेंजाइटिस के साथ या पेलेटाइन आर्क जो है वो पूरा एकदम से कैसा डार्क रेड है, और इसके साथ में पेरोडिट एंड सर्वाइकल ग्लैंड स्वेलन है। ब्रीथ एंड डिस्चार्ज फ्रॉम थ्रोट, नोज एंड माउथ वेरी ऑफेंसिव, टंग स्वेलन, वेरी रेड एंड लिटिल कोटिंग। डिप्थेटिक मेम्ब्रेन, जो कि हमने डिप्थीरिया में जब हम पढ़े तो डिप्थेटिक मेम्ब्रेन थिक डार्क ग्रे और ब्राउन है, आजकल नहीं होता है बट सिम्टम्स आप ध्यान रखें। टेम्परेचर लो और सबनॉर्मल, पल्स वीक एंड रैपिड, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एंड मार्क्ड डेबिलिटी, पेशेंट लाइज इन सेमी स्टूपिड कंडीशन, आई डल्स एंड बेसोटेड। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है एपिस्टेक्सिस, प्रेफरेंस एंड प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम एवरी ऑनसेट ऑफ द अटैक, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। कोलेप्स ऑलमोस्ट एट द वेरी बिगनिंग, ये जो ब्रैकेट में मेडिसिन दी है इनको ध्यान रखिए, बट मैंने इनके जब क्रॉस वहां पे देखा तो ऐसा कोई सिम्टम्स हमें स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। एलन में कोलेप्स ऑलमोस्ट एट द एवरी बिगनिंग, पल्स वीक, रैपिड एंड वाइटल रिएक्शन वेरी स्लो, swallow without pain but fluids are vomited or written by the nose, breathe horribly, offensive. Laryngeal diphtheria after Chlorum, Calibicrom, Lexi fails and post-diphtheritic paralysis after Causticum and Gelsemium fail। अगर पोस्ट डिप्थेरेटिक पैरालिसिस हो, अब इसको यहाँ पे पोस्ट डिप्थेरेटिक की बजाय अगर हम पोस्ट वायरल कर लें तो भी चलेगा, क्योंकि अब डिप्थीरिया इरिडिकेट या होता ही नहीं है। When the patient from the first seems doomed and the most careful selected remedy fails to relieve or permanently improve, जो कि हम नोसोर्स में देखा ही हमने कि जहाँ पे वेल सिलेक्टेड या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इंप्रूव नहीं कर पा रही है परमानेंटली, तो हम इंटरग्रेंड की तरह नोसोर्स का उपयोग करते हैं। तो हम डिप्थीरिनम नोसोर्स का उपयोग कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे आपकी वेल सिलेक्टेड रेमेडीज रिजल्ट नहीं दे पा रही है। नोट्स दिए हुए हैं, टू अबो are cured symptoms verifications
विच द ऑथर हैज फाउंड गाइडिंग एंड रिलायबल फॉर 25 ईयर्स। ये एलन 25 सालों का अनुभव है। द रेमेडीज प्रिपेयर लाइक ऑल नोसोड्स एंड एनिमल पॉइजन, जैसा कि हम नोसोड्स को प्रिपेयर करते हैं वैसे ही प्रिपेयर की गई अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड लाइक all homeopathic remedies is entirely safe when given to the sick. Like all the nosodes, it is practically worthless in potencies below the 30th. Its curative value also increase the potency from 200 to the 1m and cm. तो हम 1m cm एंड 200 में इसका उपयोग कर सकते हैं, एलन ने हमें कहा। और एलन के 25 सालों के अनुभव पे जो सिम्टम्स है डिप्थीरियम के वो लिए गए हैं। आगे लिखा हुआ है इट नीड नॉट एंड शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रिक्वेंटली। जैसा कि हमने नोसोड्स में पढ़ा भी है कि नोसोड्स को बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं रिपीट करना चाहिए। इट विल क्योर इन एवरी केसेस दैट crude antitoxin will and entirely free from dangerous sequels. Besides, it is homeopathic. The author has used it for 25 years as a prophylactic and has never known a second case of diphtheria to occur in family after it had been administered. तो ऑथर मतलब HCLN के हिसाब से 25 सालों तक डिप्थीरियम को प्रोफाइलेक्टिक की तरह यूज किया गया है और उन्हें इसमें बहुत सक्सेस मिली। द प्रोफेशन इज आस्क्ड टू पुट इट द टेस्ट एंड पब्लिश द फेल्यूर टू द वर्ल्ड। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द डिप्थीरियम। ये आपको कैसी लगी? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।